पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम आपको संवैधानिक निर्वचन बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। आपको पता ही है कि संविधान के अर्थ तत्व का पता लगाना, उसकी व्याख्या करना केवल माननीय प्रधान न्यायपीठ के जिम्मे है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो संवैधानिक निर्वचन का शाब्दिक अभिप्राय है संविधान को कैसे समझा जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, उसकी मीमांसा कैसे हो, उसके अर्थ तत्व का पता कैसे लगे, संविधान के पीछे निहित भाव और दर्शन क्या है, संविधान निर्माताओं के मूल उद्देश्य क्या। तो है संवैधानिक निर्वचन का अभिप्राय, जिसके निर्वचन का कोई प्रमाणिक और सुनिश्चित सिद्धांत नहीं है, फिर भी प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक में हमारी संसद, हमारा संविधान में सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्याय निर्णयों के आधार पर संवैधानिक निर्वचन की रीति बताई है। ये रीतियाँ 5 हैं। नंबर 1, वास्तविक शब्द रियल वर्ड या सामान्य नियम, आई मीन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, उदार निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। नंबर 3, समरस संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है पृथक्करण का नियम, सेवरेबिलिटी का नियम या डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। एंड 5th वन, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अगर हम इसी की व्याख्या करें तो वास्तविक शब्द और सामान्य नियम, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या वास्तविक शब्द के रूप में होगी। वास्तविक शब्द का अर्थ या सामान्य नियम यह है जैसे है वैसे। संविधान के मूल पाठ में किसी भी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं होगी, उसे वैसे समझा जाएगा जैसे वह है, और है का अर्थ है सत्य, सत्य का अर्थ है ईश्वर, यानी कि संपूर्णता के साथ उसे समझना है, किसी फेरफार की गुंजाइश नहीं है। सरलीकरण यह है जैसे गीता, कुरान और बाइबल में के अर्थ समझने में किसी फेरफार की गुंजाइश नहीं है, भारत का संविधान उसी तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, वैसे समझा जाएगा जैसे वह लिखा है। हाँ, मेनन विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि कहीं पे अस्पष्टता हो, अर्थ तत्व न निकल रहा हो, तो संविधान निर्माताओं की मूल मंशा समझना होगा। यह बात भी अलग से व्याख्या डिमांड करती। मूल मंशा का मतलब क्या? संविधान निर्माता चाहे बाबूजी रहे हों, चाहे अम्बेडकर जी रहे हों, नेहरू जी रहे हों, या जो भी रहे हों, अब तो कोई है नहीं, तो उनकी मंशा कैसे समझा जाए? तो इसका सरल उत्तर ये है कि ये लोग भारत के हितैषी रहे हैं, भारत के मान्य पुरुष रहे हैं, प्रतीक पुरुष रहे हैं, ये भारत के बारे में अच्छा ही सोचते रहे हों। यानी कि संविधान की व्याख्या किसी असमंजस की स्थिति में उनकी भावनाओं के अनुरूप समझी जाएगी। निश्चित तौर पे वो भावना देश की समृद्धि और विकास, प्रगति के लिए कल्याणकारी रही हो, यानी कि कल्याणपरक अर्थों में ही समझना है। दूसरा नियम है उदार निर्वचन का सिद्धांत। वस्तुतः भारतीय संविधान एक गतिशील अवधारणा है, अनुच्छेद 359 के तहत इसमें संशोधन भी हो सकता है। अभिप्राय ये हुआ कि यदि भारतीय संविधान कहीं क्रूड पड़ रहा होगा, ठोस कठोर पड़ रहा होगा, तो व्याख्या के लिए हमको उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और यानी कि संविधान को समय काल देशिकता के धरातल पे उदार रूप से समझा जा सकता है। उदाहरण यह है कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद का निषेध करता है, तो इस आधार पे ये मूल प्रखंड हैं, इस आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। किंतु भारतीय संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कैसे किसी समयों में वो चाहे तो संशोधन कर सकती है। यह विवाद चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज विवाद में आया।
संसद ने संशोधन किया कि विशेष प्रयोजनों, विशेष समयों, विशेष हितों के लिए संविधान के इस धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के प्रत्यय में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि राज्य चाहे तो गरीबों के लिए आरक्षण कर सकता है, महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता है, जबकि मूलतः संविधान में यह नहीं था। यानी कि कल्याणपरक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अवसर पड़ने पर भारतीय संविधान की उदार व्याख्या होगी। तीसरा है समरस संरचना का सिद्धांत। यदि संविधान के दो उपबंध कहीं विरोधी, कहीं एक दूसरे को क्लेश कर रहे हों, तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एक ऐसा रास्ते से दोनों उपबंधों को जोड़ करके समान हित या मध्यम मार्ग निकाला जा सके। अगला सिद्धांत है सेवरेबिलिटी। कहते हैं यदि संविधान, यद्यपि ऐसे होते नहीं हैं, फिर भी यदि संविधान का एक भाग विधिमान्य हो और दूसरा उपबंध अविधिमान्य हो, तो अविधिमान्य भाग की अविधिमान्यता से विधिमान्य भाग की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। जैसे दो भाई हों, एक भाई किसी आपद गतिविधियों में संलग्न हो, लेकिन दूसरा भाई उससे कोई मतलब न रखता हो, तो उस आपद गतिविधि के दंड के लिए वही भाई दोषी होगा जो आपद गतिविधियों में संलग्न होगा। दूसरा भाई उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। शर्त है कि दूसरा भाई उसको किसी भी तरीके का समर्थन लिया दिया न हो। तो विधिमान्य भाग की अविधिमान्यता विधिमान्य भाग की विधिमान्यता को कोई चुनौती नहीं देगी, कोई फर्क नहीं डालेगी। अगला केस है भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। यानी कि जो निर्णय आज हुए हैं वो आज की ही दिशा से प्रभावी होंगे, पिछली तारीख से वो लागू नहीं माने जाएंगे। प्रतीप दिशा, पिछली दिशा में वो घोषित नहीं माने जाएंगे। इस तरीके से हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, संविधान के तत्वों का पता लगा सकते हैं। यही संविधान का निर्वचन या संविधान को समझना, जो कार्य पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट करती है। आज बस इतना ही, आगे फिर बढ़ते हैं मूल अधिकारों से ही संबंधित अगले प्रत्यय पर। धन्यवाद, आनंद शुभकामनाएं।